नमस्कार, शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ आज राजगढ़ जिले की पचौर तहसील की। राजगढ़ जिले की पचौर तहसील में न्यायालय भवन बनना है और आवासीय क्षेत्र भी विकसित होना है ताकि वहाँ पर न्यायालय का स्टाफ जज महोदय रह सकें। इस हेतु 5 जनवरी 2011 को मध्य प्रदेश के विधि विधायी विभाग से एक पत्र जारी हुआ कलेक्टर राजगढ़ के नाम। उन्हें कहा गया कि इस कार्य हेतु आप पचौर में जमीन चिन्हित करें। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने सर्वे क्रमांक 249 तय किया और ये आश्वस्त किया प्रशासन को कि ये ज़मीन न्यायालय और न्यायालयीन भवन उनके आवासीय भवनों के लिए उचित रहेगी। तो जब आश्वस्त हो गए तो फिर इस बाबत सभी विभागों से एनओसी लेनी गई और आपत्ति दावे भी मंगा लिए, किसी का कब्जा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब भी आ गया और ये तय हुआ कि ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है, शासकीय स्तर पर ये ज़मीन शासकीय संपत्ति है, लिहाजा इस पर न्यायालय बन सकता है। तो फिर वो ज़मीन आरक्षित कर दी गई। सर्वे नंबर था 249 और ज़मीन थी लगभग शायद 6 एकड़ के लगभग ज़मीन रही होगी, 5.5-6 के लगभग ये ज़मीन थी। ये आरक्षित हो गई। आरक्षित होने के बाद 12 अक्टूबर 2012 को ये ज़मीन विधिवत कागज़ों में आरक्षित कर दी गई कि यहाँ पे अब न्यायालय बनेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में पूरे 4 साल निकल गए। 4 साल में ना तो कब्जा दिया गया और ना ये बताया गया कि कब्जे में देरी क्यों है। खैर 28 मई 2016 को न्यायालय की ओर से नायब नाजिर कब्जा लेने पहुँचे। जब भौतिक रूप से ज़मीन का परीक्षण हुआ और नपाई हुई, कब्जा देने की बात आई तो नायब नाजिर को आधी ज़मीन पर कब्जा मिला और आधी ज़मीन पर यह बता दिया गया कि यहाँ दबंगों का अतिक्रमण है, लिहाजा हम इतना ही दे पाएंगे। नायब नाजिर ने ये बात लिखित में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ को बताई कि मैं कब्जा लेने गया था लेकिन मुझे ज़मीन पूरी नहीं मिली, आधी ज़मीन लगभग 3 एकड़ पर ही कब्जा मिल पाया है और उस आधी ज़मीन में भी एक खोट है कि उसमें भी प्लाटिंग हुई है और बिकने की सूचना है। तो न्यायाधीश महोदय को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने तत्काल एडीजे सारंगपुर उनको जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि आप पता लगाएं वास्तविकता क्या है। जब एडीजे साहब ने जांच की तो इसमें वकीलों को भी बयान हुए, क्षेत्र के लोगों को भी बयान हुए, मतलब कुल मिला के उन्होंने पूरा सार निकाल लिया और उन्होंने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब? 16 मई 2017 को डीजे साहब के समक्ष उन्होंने जांच प्रतिवेदन रख दिया और ये माना कि हाँ आधी ज़मीन पर दबंगों का कब्जा है, भूमाफिया काबिज हैं और जो आधी ज़मीन लगभग आधी ज़मीन हमें कब्जे में दी गई है उसमें से भी प्लाटिंग हुई है और प्लाट बेचे जाने का सबूत मिला है। दोषी कौन ठहराए उन्होंने? एडीजे साहब ने। पहला दोषी वो विक्रेता जिसने वो आधी ज़मीन जो कब्जे में आई है उसमें से भी प्लाट बेचा, पहला दोषी वो, क्योंकि ज़मीन तो उसकी थी नहीं। दूसरा वो दोषी वो जो उसका मुख्तार आम बना, पावर और अटॉर्नी जिसको दी गई, जिसने ये फिर बाकायदा विधिवत विक्रय पत्र संपादित किया। तीसरा दोषी वो क्रेता जिसने सब कुछ जानबूझकर या विधिवत जांच पड़ताल दस्तावेज किए बगैर वो ज़मीन खरीद ली। तीसरा दोषी वो दस्तावेज लेखक जो इन चीज़ों का विशेषज्ञ माना जाता है और उसने ये सब कुछ मिल बांट कर दिया। और सबसे आखिरी जो दोषी है वो है सहायक रजिस्ट्रार जिसने बगैर देखे आंख बंद करके रजिस्ट्री भी कर दी। डीजे साहब के सामने चली गई ये रिपोर्ट तो डीजे साहब ने एक कवर लेटर लगा के कलेक्टर महोदय को भेज दिया, राजगढ़ कलेक्टर को, कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है ये बड़ी आपत्तिजनक है, लिहाजा अब आप नंबर 1 उस ज़मीन को आज़ाद कराएं जिस पर न्यायालय का भवन बनना है और न्यायाधीशों के आवास बनना है ताकि हम वहाँ पे अपना निर्माण चालू कराएं। नंबर 2, जांच में एडीजे महोदय ने जिन्हें दोषी पाया है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, विधिवत कार्रवाई हो। ये सब हो गया, लेकिन कलेक्टर राजगढ़ ने तत्कालीन कलेक्टर राजगढ़ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। क्योंकि डीजे साहब ने पहला पत्र जो दिया है कलेक्टर साहब को वो तारीख थी 29 जनवरी 2018 कि आप ये कार्रवाई करें और ज़मीन हमारी हमको दिलाएं। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो डीजे साहब ने
23 मई 2019 को, यानी 1 साल बाद फिर एक स्मरण पत्र लिखा उसी तरह का कि भाई ज़मीन हमको दिलाएं और वहाँ से माफियाओं को हटाएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराएं। कुछ नहीं हुआ। ये मामला हो गया 2019 तक। 2022 में ये थोड़ा सा राजनीतिक उसमें भी आया उबाल में, तो ये मामला विधानसभा में गूंजा, और जब विधानसभा में गूंजा तो फिर ऐसा लगने लगा था कि अब तो प्रशासन हरकत में आएगा, भूमाफिया जेल में जाएंगे, जिनने दोषियों ने प्लाट खुदबुर्द किए हैं, बेचे हैं अवैध रूप से, उनको भी सीखों में भेजा जाएगा और ज़मीन न्यायालय को मिल जाएगी। लेकिन घोर आश्चर्य, ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होता है, इस पे लंबी चुप्पी के बाद, मतलब 19 को अंतिम पत्र डीजे महोदय ने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक 3 साल बाद लगभग 16 जून 2022 को कलेक्ट्रेट से एक पत्र जारी होता है डीजे महोदय के पास और विधि विधायी विभाग भोपाल। क्या जारी होता है, हम आपको दूसरी ज़मीन सर्वे क्रमांक 1013 और 18 में उपलब्ध करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस ज़मीन को पहले आवंटित किया गया था, जिस पे दबंग भूमाफिया काबिज थे, उस ज़मीन का क्या हुआ? इतने पावरफुल लोग कि प्रशासन को अपना सर्वे नंबर बदलना पड़ा, वो भी न्यायालय की ज़मीन। मतलब एक आम आदमी की ज़मीन होती, किसी किसान की, किसी गरीब की, तो समझ में आता, चलो ये तो बेचारा अत्याचार के मारे हैं ये लोग, तो लिखा के लाएँ किस्मत में। लेकिन न्यायालय की ज़मीन के बारे में ये हाल कि दूसरा सर्वे नंबर दिया जा रहा है, 1013 और 1018, इसमें न्यायालय बना लें। अब इस मामले के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि राजगढ़ में भूमाफियाओं का राज है, और इतना राज है कि न्यायालय के मामले में प्रशासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा है। और ये मामला इसलिए संदिग्ध है कि इसमें शब्दघोष मैं मोहनलाल मोदी आरटीआई लगा चुका हूँ 3 महीने पहले कम से कम। उस आरटीआई में कोई आज तक जवाब मुझे कलेक्ट्रेट से राजगढ़ से प्राप्त नहीं है। दूसरी आरटीआई अभी मैंने शायद हफ्ते भर पहले लगाई है, कोई जवाब नहीं है। यानी मामला दबा के रखाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में कुछ लोग भ्रष्ट ऐसे बैठे हुए हैं जो इस मामले को दबा रहे हैं। और जितनी मेरी जानकारी है, इस भूमाफिया को राजगढ़ के सत्ता पक्ष के एक जनप्रतिनिधि का संरक्षण भी प्राप्त है, और एक कोई इनका दलाल भी है, माखन। इस दलाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि खूब दिखाओ खूब छापो, और राजगढ़ में भी बहुत लोगों ने छाप लिया और दिखा लिया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये मामला इस हिसाब से बहुत गंभीर दिखाई देता है। आरटीआई हो गई, सब हो गया, और एक ये माखन कौन मिस्री है ये, इसने भी अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन बात यही है कि जब भूमाफियाओं को राजनेताओं का संरक्षण मिल जाए, वो भी राजनेता कौन से जनप्रतिनिधि हैं, शासन पक्ष के हैं, तो फिर इनका कोई शायद ही कुछ बिगाड़ पाए। और मैं अब उन शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद करता हूं जो मुख्यमंत्री होने के नाते ये दावा करते हैं कि भूमाफियाओं का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। यदि उन्होंने अपनी हरकतों को अंजाम दिया तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। ये तेवर हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय के भूमाफियाओं को लेके, भ्रष्टों को लेके। तो बस अब उन्हीं से एक आस रह जाती है, क्योंकि जिस स्तर पर संरक्षण है इन लोगों को, तो वहाँ तो अब ज़िले से कोई हमें उम्मीद नहीं रह गई है। और ठीक है, आरटीआई का जवाब नहीं मिलता तो मियाद अपील के लिए हमारी बाध्यता रहेगी, लेकिन शब्दघोष इस मामले को उजागर करके मानेगा, ये हमारा प्रण है। और हमारे दर्शक आश्वस्त रहें। बस इसी के साथ आज कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूँगा। फिर कभी इसी मुद्दे के साथ, जब तक ये खत्म नहीं होगा, दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।